बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और वफाक के दरमियान मौजूद तनाव। एक रिसेंटली जिरगा हुआ जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठी थी, लेकिन उस जिरगे के बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में नहीं आया। लेकिन स्टेटमेंट सुन के अच्छा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इकट्ठे बैठने पर रेडी हैं, तैयार हैं। आई होप कि यही इकट्ठे बैठे बैठे कोई इस तरह के मामलात आगे भी लेकर चलें कि कोई पूरे पाकिस्तान के अवाम के जो तनाव है वफाक और सूबों के दरमियान, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। पहले सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, नौजवान रहनुमा जनाब शफी जान साहब बेहतरीन बोलते हैं, अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और जनाब जाहिद खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जाहिद खान साहब एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। आइए आज के पहले सेगमेंट में इन दोनों से बात करते हैं। शफी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रियलिटीज़ को जानते हुए पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज करने की तरफ जारी है। जिरगा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसको सराहा भी गया कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इंगेज किया, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात की। इज़ दैट द स्ट्रेटजी ऑफ पीटीआई नाउ सर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपका शुक्रिया राय साहब। बिल्कुल आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो बरोज़ बुध जो खैबर पख्तूनख्वा का अमन जिरगा हुआ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल लोगों को बुलाया गया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। हमारे जो कबायली अमायदीन हैं, जो हमारे मशरान हैं, उन्होंने शिरकत की, वकला थे, जर्नलिस्ट थे। तो ये बहुत बड़ा कदम है सोहेल आफरीदी साहब का और बाबर सलीम स्वाति का। ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है सूबे के अमन व अमान के हवाले से। इस वक्त अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सबसे बड़ा चैलेंज की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो हमें दरपेश है वो सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल है जी। उसी तनाजुर में ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया, जिसमें सेनेटर साहब खुद आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी की, एनपी वहाँ पे मौजूद थी। तो उसके बाद जो एक मुश्तरका ड्राफ्ट बना 15 नुकाती, उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस भी है और उस पर उनके साइन भी मौजूद हैं। और वो जो 15 नुकाती जो ड्राफ्ट बना है वो इस सूबे की अमन व अमान की तरफ और सूबे की तरक्की की तरफ इंशाल्लाह वो बुनियाद बनेगा। और जो 15 पॉइंट्स आपने वो ड्राफ्ट देखे भी होंगे, तो उसमें वो तमाम चीजें को कवर कर लिया गया है जो सूबे में अमन ला सकती है, जो हमारे सूबे की हुकूक है, जो एनएचपी पे हमारा शेयर है, जो एनएफसी में हमारा शेयर है, जो ऑयल एंड गैस की मन में बहुत बड़ी रकम हमारा वफाक के जिम्मे है। इस तरह अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो गया, सूबे में कोई भी कार्रवाई करेंगे तो ये सूबे को एतमाद में लेंगे। और फिर आपने कैबिनेट की मीटिंग में भी देखी होगी कि जो कवानीन सूबे से पास कराए गए थे उसको खत्म कर दिया गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन की तरफ हर एक कदम उठा रही है। जाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जनाब शफी साहब की, ये बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ें हैं कि बैठकर बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते हैं। सर, इसमें तो विफाक को ओन करना चाहिए, यहाँ पर इन स्टेप्स को तो ओन करना चाहिए कि यार बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं, तमाम लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं, बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं। पीएमएलएन ओन करती है इस जिरगे को? सर देखिए जी, जाहिर है कि उस जगह में मैं नुमाइंदगी कर रहा था, मुस्लिम लीग नून की है, और हमारा जो नुमाइंदा है उसका उसे बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमारे सलामिया में दस्तखत है। हाँ। और अगर हम ये चीज नहीं करते तो हम इनकार भी तो कर सकते, लेकिन ऐसे नहीं था, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां मौजूद थे, हर एक ने अपने अपने राय दिए और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम एक पेज पे हो। क्योंकि देखिए, सुबह हमारा सबका है, अगर हुकूमत उनकी है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, लेकिन जो मुश्किलात है, सबसे बड़ी बात है इसने जो बात की कि अमन की है, और फिर जो उनके मसाइल है वो भी है। तो देखिए, इसके लिए बहुत जरूरत है, और ये स्पीकर साहब ने बुलाया था, हम उसको खुशाइन समझते हैं और हम कहते हैं कि पहले बार एक अच्छा स्टेप उठाया था, अब इसको आगे एक कदम लेके जाना चाहिए। और क्योंकि स्पीकर साहब जब अपना लास्ट स्पीच कर रहा था, जिसमें ये अलामिया जारी कर रहा था, उसने कहा कमेटी एक हम रखेंगे और ये नेगोशिएशन करेगा। अभी ये इन पे मुनहसर है, क्योंकि बाल अभी इनकी कोर्ट में है कि मरकजी हुकूमत से ये राब्ता करे, मरकजी हुकूमत से कह रही या तो ये जरगे की नुमाइंदगी
बना के भेजे या कुछ के, ताकि आगे हम फॉरवर्ड जा सके, अमन के भी हवाले से भी और जो सूबे के वसाइल की। सर माजरत में आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ सर, आप कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कोई विफाक को ये कांटेक्ट करें। सर विफाकी वुज़रा तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, रोज रगड़ा लगा रहे होते हैं सूबाई गवर्नमेंट को, तो इनकी जिम्मेदारी कैसे बन गई? विफाक को बड़ा भाई होते स्टेप अप करना चाहिए और बोलना चाहिए कि यार हमारी नुमाइंदगी भी थी, हमारी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जिरगा बहुत अच्छा हुआ, डिमांड लिजिट है, बताइए हम क्या कर सकते हैं। डोंट यू थिंक सो सर? देखिए जी ने आप मेरे बात समझे नहीं, मैं इनकी जिम्मा की जो जरगा है, जो जरगे ने पैसा लेके आया, वो जरगा जिम्मेवार है, लेकिन स्पीकर साहब उस जरगे को फॉरवर्ड करे, उस जगह बात करे मरकज से, हम उसके साथ है ना, हम उसके साथ है। वजीर जो मर्जी कहते, वजीर जो मर्जी बात करे, लेकिन अगर ये हम जो हम वहां बैठे हुए थे, हमने जो अलामे जाहिर है कि उस पर दस्तखत किए, तो हम मरकजी हुकूमत के नुमाइंदगी थे और उसी वजह से हमने क्या है, हम अपने बात पे कायम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आगे कोई जरगा या कोई जाके तो मरकज से तो बात करेगा ना, तो कौन करेगा? या तो ये जरगे की नुमाइंदा, जिस तरह उसने कहा था स्पीकर साहब ने कि ये जरगा आगे बात करेगा, तो फिर वो जरगी की अगर ये कहते तो मैं अपने जो लीडर अपोजिशन है पख्तूनख्वा असेंबली में, मैं उनसे बात कर दूं, वो स्पीकर साहब से बात करे। ये बेहतर है कि जितना जल्दी मुमकिन है कि हम आगे एक स्टेप उठाए और आगे बात को लेके जाए, ताकि ये जो मुश्किलात है हमारे सूबे के लिए, वो जो माली है, जो हमारी अमन अमान के मसाइल है, ये जितने जल्दी भी हो सकते, कम से कम हम एक पेज पे तो हो, सूबाई हुकूमत भी और मरकजी हुकूमत भी, और जितने पॉलिटिकल पार्टी हम एक पेज पे हो, तो तब भी हम ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अकेले कोई नहीं कर सकता है, और ये एक अच्छा स्टेप था। अब इस स्टेप को आगे के लिए मैंने कहा, ये नहीं कि हुकूमत जाए, हुकूमत जाते उसने तो बुलाया, तो स्पीकर साहब ने स्टेप उठाया, अब वो जरूरी है कि उसके आगे कदम रखे। जाहिद साहब एक अच्छा स्टेप आप लोग भी लें, इख्तियार वली खान साहब को साथ में लाएं, वजीर आज़म पाकिस्तान से बात करें कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात करवा दें। देखिए जी, वो इख्तियार वली साहब की अपनी बात है, ये जो सारे बातें होती हैं, मैंने अपनी तकरीर में भी यही कहा था कि सारी बातें मुमकिन है। ये जो इनकी सियासत है, ये इनका हक है, ये इनके जो राय अपने इस्तेमाल करते हैं, अपने लीडर के लिए बात करते हैं, ये इनका हक है। ये हर पॉलिटिकल वर्कर का और पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है। लेकिन जहां तक मुल्क की मुफाद की बात आती है, कौम की मुफाद की बात आती है, तो उसके लिए फिर इंसान वो सारी चीजें वो अपने साइड पे रखते हैं और आगे एक कदम उठाती है। तो मैं जो आप कहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर से क्योंकि ये जगह बात कर सकते हैं जिसमें हम बैठे होंगे और हम ये सारे बात करें कि हम इस पे मुत्तफिक है, हमने साइन किया, जाहिर है कि हमने नुमाइंदगी की है, तो हम अपने बात पे तो कायम है। अगर ये एक स्टेप उठाते हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ आगे होंगे और हम सारे प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, सब बात करेंगे। और जो कोई बात करता है तो ये सियासत में होते रहते, कोई एक बात करते कोई दूसरा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हमारे सूबे को अमन अमान की जरूरत है, हमारी खुशहाली और तरक्की की जरूरत है, जिसके लिए हम इनके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है जाहिद साहब की गुफ्तगू सुन के, मुझे तो बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आ रही है कि पीएमएलएन खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप तो आगे बढ़ना चाहती है और आपके मौक़िफ़ की तायद करती है, आपकी डिमांड्स की तायद करती दिखाई देती है। देखिए राय साहब, जब सीएम साहब ने इलेक्ट हुए हैं 8 तारीख से, जब से वो नामजद हुए हैं जी, 8 तारीख से लेके आज तक आप इनके वफाकी वुज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, इनके वफाकी वुज़रा के बयानात उठाएं, इनके वफाकी वुज़रा जो है और पंजाब के वुज़रा जो हैं वो सुहेल अफरीदी साहब को किस चीज से जोड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जहनों में है। ये सारी चीजें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि किस तरह 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदे को ये कभी किस चीज से मिलाते हैं और कभी किस चीज से डॉट कनेक्ट करते हैं। और जब पीएम साहब की कॉल आई थी सुहेल अफरीदी साहब को, जब उन्होंने मुबारकबाद दी, तो सुहेल अफरीदी साहब ने सिर्फ एक डिमांड रखी कि मेरी मुलाकात करवाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो हम कब पूछेंगे, किससे पूछेंगे और पूछकर क्या जवाब देंगे, हम अभी भी मुंतजिर हैं। अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। तो इनका इख्तियार इस बात से पता लग जाता है कि ये कितने बेइख्तियार हैं। नहीं शफी साहब ऐसे मत करें, नवाज शरीफ साहब साबिका वजीर आजम है, मल्टीपल टाइम्स वजीर आजम रहे हैं, अगर वो बात करना चाहते तो उनको हम श्योर के जरूर मौका मिलता। 3 दफा के वजीर आजम है, 2 दफा के वजीर आला है, 1 दफा का वजीर खजाना है जी जी। और इनकी सियासत जो है 17 सीटों तक आ चुकी है। इन सब चीजों के बावजूद नवाज शरीफ तो अपनी सीट हार चुके हैं, जो यास्मीन राशिदा साहब से हारे हुए हैं। उनके फॉर्म 45 आप निकालें ना,
खोलें जरा, बॉक्सेस खोलें इलेक्शन के रिजल्ट्स को। आप जो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हल्का कहते हैं हम खोलने को तैयार हैं। हम सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का हल्का खोल के दिखाएं हमें। ये जो गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, तो ये सारे तरमीम इनके गले पड़ेंगे। और यहाँ तक ये बातचीत की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए माहौल होना चाहिए। उसके लिए जब हम किसी से, आप यहाँ पे सेनेटर साहब को मेरे सीनियर है, मेरी इतनी उम्र नहीं होगी जितना इनका सियासी तजुर्बा है। इनको ये भी पता है कि पश्तून रिवायात में जब जिरगा होता है तो इख्तियार लिया जाता है, तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो हम कैसे इनसे बात करें, कैसे मुज़ाकरात करें? जाहिद साहब, अजीब सी सूरत हाल है। आप मुस्कुरा रहे थे, शफी साहब बात कर रहे थे और आप मुस्कुरा रहे थे। आपने कहा कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं, तो फिर ये सर 17 सीटों वाली स्टेटमेंट भी बार बार आती रहेगी। ये भी कहा जाता रहेगा कि वजीर आजम साहब जो हैं उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो मुलाकात भी करवा सके। क्या ये अच्छा होता ना कि स्टार्ट ही कितना अच्छा होता कि शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करवा रहे थे, कहानी खत्म हो जाती, सुहेल साहब जाके अपनी इंस्ट्रक्शन ले लेते इमरान खान साहब से। मैं एक बात करता हूँ, देखिए वो एक स्टेब्लिशमेंट की भी वो बात करते, स्टेब्लिशमेंट जाने और ये जाने जिस तरह के उनसे बात करना चाहते बेशक कर ले। जहां तक हुकूमत की बात ही देखें सर, जब वो बात होगी ना तो फिर आपकी जरूरत भी नहीं रहनी, फिर नून लीग की जरूरत भी नहीं रहनी अगर वो बात होगी तो सर। तो ठीक है अगर इनकी बात हो जाती है और हमारे सूबे में अमन आ सकती है और हमारे सूबे खुशहाल हो सकते हैं तो हमें खुशी होगी। हम इनके तरह नहीं कहेंगे जो ये बातें करें, लेकिन ये बच्चा है, मैं इसको कुछ नहीं जवाब इन बातों का नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हम एक अच्छे मौक़िफ़ के लिए गए हुए थे। एक जरगा था, उस जरगे में हमने अपना मौक़िफ़ रखा और हमें खुशी हुई कि ये चीज आगे एक स्टेप उठाना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ी वाली बात है तो वो तो स्टेटमेंट ये भी दे रहे हैं, फिर हमारे वाले भी दे रहे हैं, तो वो तो करते जाए ना, वो तो कोई रोक नहीं सकता, ना कोई रोकता है। मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये जो इनकी बयानियां है या जो ये अपनी मुतालिबात करते वो तो बेशक करे, लेकिन जिस चीज के लिए आपने जरगा बुलाया, जरगा बुला के जरगे ने कोई फैसला तो नहीं किया ना, जरगे ने तो यही कहा कि ये चीजें होनी चाहिए। फिर उसके लिए आगे स्टेप एक उठानी होती है कि आप जिस दूसरा जो फरीक है उससे बात की जाए। आपका अभी ये जरगे का काम है, स्पीकर साहब का काम है कि उसे ये जरगे की नुमाइंदगी करवा दे या हुकूमत के। देखे ये जितने भी बातें करते हैं ये बिल्कुल बजा होंगे, लेकिन ये जाके उनसे बात सामने करे, अच्छी बात होगी। अगर आप एक दूसरे के सामने बैठकर बात करेंगे तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा। जाहिद साहब, पाकिस्तान की सियासत का एक खासा है कि आप जैसे पार्लियामेंटेरियन भी हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं, आप जैसे सियासतदान भी जो हक सच की बात करते हैं। सर, आप कहते हैं कि अपने लीडर की बात करते हैं, उनका हक है, फेयर एनफ, बिल्कुल उनका हक है। सर, ये एहतजाज की बात भी करते हैं, एहतजाज भी तो हक है ना जमहूरियत के अंदर, किसी भी सियासी जमात का, किसी भी शख्स का। तो डू यू थिंक तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत भी होनी चाहिए? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि पुरअमन एहतजाज हर एक बंदे का हक है, सिर्फ उसका नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर पॉलिटिकल वर्कर का हक है जी। मैं तो 40 साल से इस मुल्क में सियासत कर चुका हूं, हमने तो मार्शल के खिलाफ भी किया है, हमने तो हर एहतजाजी की हुई है। पुरअमन एहतजाज यहाँ पर तो गुजरात टीवी पे आके कहते हैं कि नहीं देख लांगे आन तो सही, जरा इस्लामाबाद हम देख लेंगे इनको, वो तो टीवी पे आके कहते हैं। सर ये देखिए ना जी, ये तो सिर्फ बातें होती है ना। अब ये चीजों को अगर आप बनाएंगे तो फिर तो रोज ही लड़ाई होगी। सर, आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो वफाकी वज़ीर कहते हैं वो सिर्फ बातें हैं, अगर ये एहतजाज करते हैं, इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं या कहीं और एहतजाज करते हैं तो कोई बंदा नहीं रोकेगा इनको। मैं यही देखिए, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वो एहतजाज करते और वजीर ये कहते हैं जो पुरअमन एहतजाज हो तो शायद कोई कुछ भी न करेगा, न करने का हक रखता है। और अगर पुरअमन न हो तो फिर उसमें बात हो सकती है, लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज हो तो वो तो पीटीआई का हक है अपने लीडर के लिए जिस तरह भी आवाज उठाते हैं। लेकिन ये जो मसाइल है ये हम सब का है। मैं बात यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पुख्तनख्वा का सबसे मसाइल है वो हमारे सब का है। अगर अमन है तो हम वहां रहने वाले, हम वो अमन भी हमें भी चाहिए। अगर वहां पे खुशहाल तरक्की हो तो हमें भी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मिल के जाके उनसे बात करें कि ताकि ये मसाइल जो बीच में बने हुए हैं, एक आप तो मैं की वजह से इसका कोई हल मिले और रास्ता ढूंढे और रास्ता शफी जान साहब, इसी जिरगे में ही आप लोग ये भी एक रख देते ना यार कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां थी। मेरे भाई आप कह रहे थे कि जनाब हम एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज होगा, हमसे राइटिंग में ले लो, ताकि जाहिद साहब जैसे लोगों से हम कल को ये सवाल तो पूछ सकते थे कि सर जिरगे में भी उन लोगों ने रखा,
कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, सियासी जमात है, एहतजाज हमारा हक है, जाहिर सब अग्री भी कर रहे हैं, रिटर्न दे देना था मेरे भाई वहाँ पे आप लोगों ने। सेनेटर साहब जो है वो बड़े रीजनेबल बंदे हैं, नून लीग में एएनपी में काफी टाइम इन्होंने गुजारा है और वो बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं जी। लेकिन सेनेटर साहब को शायद ये इल्म ना हो कि इनकी जो ऊपर की लीडरशिप है वो इससे बिल्कुल 360 डिग्री चेंज बात करती है। मैं मुत्तफिक हूँ आपने देखा होगा कि अतर तरार साहब जब आते हैं टीवी पे तो वो कहते हैं कि कोई इस्लामाबाद आके दिखाए, फिर फैसल वाडा साहब आता है कि पीटीआई आएगी तो पैंटा लगेगा। तो ये सारी चीजें भी सेनेटर साहब को सामने रख के बात करनी चाहिए। देखिए इस्लामाबाद हम सबका है, शराय दस्तूर हमारा सबका है, डी चौक सबका है, सब पाकिस्तानियों का हक है वहां पे एहतजाज करना। और बाकी आइन और कानून के मुताबिक हमारा अपना आईनी हक है और कानूनी हक है कि हम अपने लीडर के लिए एहतजाज करें या हम किसी और बड़े इनिशिएटिव पे एहतजाज करें। सर आपने देखा होगा राय साहब कि जब सोहेल आफरीदी साहब ने ओथ लिया तो इनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि ये नातजुर्बेकार है, कल का बच्चा है। उसी नातजुर्बेकार और कल के बच्चे ने जिस तरीके से सब अपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की छत के नीचे जमा करके और सूबे के अमन की तरफ जो पॉजिटिव कदम उठाया है, तो इस तरह। और दूसरी बात ये कि जो ये बात कर रहे हैं कि अमन, तो सेनेटर साहब को भी मशवरा है कि जब अफगान बॉर्डर पे जब इतनी कशीदगी चल रही थी, जब दोहा में मुज़ाकरात हुए, जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो किसी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या किसी भी नुमाइंदे को उसमें स्टेक होल्डर को लूप पे नहीं लिया गया। तो हमारे गिले तो ये भी है ना कि हाँ भाई इलाका मेरा, मैंडेट मेरा, हुकूमत मेरी, मेरी रिवायात यहाँ पे एक है अफगानिस्तान के साथ, बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार हमारी रिश्तेदारियां हैं। आप उसके बारे में फैसला करने जा रहे हैं और आप यहाँ की गवर्नमेंट को या यहाँ के स्टेक होल्डर्स को लूप में नहीं लेते, तो इसलिए ये मुज़ाकरात सूदमंद साबित नहीं हुए। फिर आपने ख्वाजा आसिफ के बयानात भी देखे होंगे। तो ये जो एक महाज आराई ये करना चाहते हैं सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो ये डे 1 से हो रहा है, जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तब से लेके आज तक। लेकिन इंशाल्लाह अब यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सोहेल आफरीदी की क़यादत में इस बार जो एहतजाज होगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। एहतजाज होगा कब? इमरान खान साहब जब डेट देंगे, उनका सवाबदीद है, उनका मैंडेट है, उनका वोट है, उनकी हुकूमत है यहाँ पे, वो जब डेट देंगे तो लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल आफरीदी की क़यादत में जो भी हमें टारगेट दिया जाएगा हम वो अचीव करेंगे। शफी साहब डायरेक्टली सीएम साहब की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन और लोगों की मुलाकातें तो इमरान खान साहब से वुकला या पैगाम रसानी का सिलसिला तो जारी है ना? मैंने कल भी ये बात की है राय साहब कि जब अली अमीन गंडापुर साहब को चेंज करना था तो एक मैसेज आया था जी। जब कैबिनेट बननी थी तो तब भी उनकी बहन उनसे मुलाकात करके उन्होंने कहा कि मुख्तसर काबीना बनाई जाए जी। या जब भी कोई पार्टी को कोई मशवरा देना होता है तो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए या उनकी बहनों के जरिए मैसेज आ जाता है। इमरान खान साहब जब भी तारीख देंगे उसके लिए मुलाकात का होना जरूरी नहीं है, वो जब भी तारीख देंगे किसी के जरिए पैगाम भिजवा सकते हैं। मुलाकात हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि इस सूबे में जो अमन और अमान के हालात है हमने उस पे अपने लीडर से बात करनी है, हमने यहाँ पे गवर्नेंस की जो सूरत हाल है उस पे बात करनी है। और ये एहतजाज भी शफी साहब इस्लामाबाद की जानिब होगा, टुवर्ड्स इस्लामाबाद? देखिए इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, 4-5 ऑप्शंस पे पार्टी लीडरशिप गौर कर रही है और जो इमरान खान साहब फाइनल करेंगे वही हमारा टारगेट होगा। शफी जान साहब, जाहिद खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, अच्छा लगता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप इकट्ठे बैठने की बात करती है। मैं तहरीक इंसाफ ओनली की बात नहीं कर रहा, जाहिद खान साहब का ताल्लुक PMLN से है, ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, पुराने पॉलिटिशियन है, 30-40 ईयर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो समझते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ पर और एक्चुअल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। बहुत अच्छा लगता है सुन के। आई होप एंड प्रे कि बाकी भी PMLN के लोग और PTI के लोग भी इन्हीं दो लोगों की तरह, इन्हीं दो सियासतदानों की तरह सोचें और इस मुल्क का सोचें, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करें, सोल्यूशंस की पॉलिटिक्स करें। प्रॉब्लम्स हैं, हम रोज़ टॉक शोज़ में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, गलियों में, चौक चौराहों में पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं, वी ऑल नो दैट। कुछ पे हम बात करते हैं, कुछ पे हम बात नहीं कर सकते, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई होप एंड प्रे कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और आगे चलने के मामलात के ऊपर बात की जाए। अब अगली जो सेगमेंट, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात, दो मुज़ाकराती मतलब दो मुल्कों की मसालियत की कोशिशें वो तो नाकाम हो चुकी, दोहा मुज़ाकरात पर तुर्किया मुज़ाकरात। अब रशिया स्टेप अप किया है कि जनाब हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिए।
नारिन, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात। दो टर्की वाले मामलात जो डिस्कशन थी या टॉक्स थी वो तो फेल हुई। उसके बाद टू माई वंडर्स, मुझे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे थोड़ी सी वो हैरानी भी हुई कि जब रशिया स्टेप्स अप और हमें कहता है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात के अंदर हम भी मुआवनत कर सकते हैं, हम भी मामलात को हल करने में मदद कर सकते हैं। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि किस हद तक ये काविश या ये ऑफ़र पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, और अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करता है तो किस कदर इसके ऊपर काम करके किस टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है, एक पीस टॉक्स को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया जनाब खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, राज साहब बहुत मेहरबानी आपने सर, इनवाइट थैंक यू किया। फॉर योर टाइम। सर, मुझे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब ये रशिया वाली खबर आई तो थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि रशिया और अफगानिस्तान के माजी के मामलात को देखते हुए क्या अब वाकई में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया इतनी बदल गई है कि रशिया इतना इन्फ्लुएंशियल अफगानिस्तान पे हो गया है कि अब ये मामलात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हल करने के लिए रशिया स्टेप अप कर सकता है। हाउ यू परसीव्ड इट, हाउ यू रिसीव्ड इट इवन? नहीं, सरप्राइज आपका तो मैं एग्री करता हूँ कि सरप्राइज है, लेकिन इसमें मैं एक पॉजिटिव पहलू देख रहा हूँ। जी सर। वो पहलू ये देख रहा हूँ कि देखिए हमारी इंटरेस्ट और इंडिया की इंटरेस्ट बिल्कुल क्लैश में है इस वक्त अफगानिस्तान के मौजू पर। जी। और अब कोई भी अगर सीज फायर कराने आएगा, जिसका मतलब ये है कि इंडिया सीज फायर नहीं चाहता दूसरी तरफ से, या वो नहीं चाहता कि अमन हो, तो जो भी मुल्क हमें सीज फायर करने में हेल्प करेगा वो इनडायरेक्टली इंडिया का साथ नहीं दे रहा। ये पॉजिटिव चीज है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे मुल्कों को, खास तौर पे जो रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन रही हिंदुस्तान के साथ, 6-7 दहाइयों से वो प्रो रशियन स्टैंस रहा है, या सोवियत यूनियन होता था। अभी मेरे लिए ये वाकई सरप्राइज इस सेंस में है कि हमारे लिए बेहतरी है कि एक ऐसा मुल्क है जो एक बायस्ड पोजीशन को छोड़कर एक न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है, बल्कि न्यूट्रल नहीं, हमें हेल्प कर रहा है। आना अमन या ना आना तो वो पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 1 में अपने आप को ऑफर कर देना। अच्छा, उसकी कुछ 3 हम हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि रशिया ने ऐसा क्यों किया होगा। वो मेरा ख्याल है एक उसका मेनली रीजन है स्ट्रेटेजिक लेवल पर, या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस वो गेन करना चाहता है, नंबर 1। और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस क्यों गेन करना चाहता है, उसने देखा है कि मैं रिलेटिवली लेस रेलेवेंट हूँ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अमेरिकन प्रेसिडेंट 45 दफा जिक्र कर चुके हैं ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, इसमें रशिया को कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि वो एक बैलेंसिंग फोर्स एक्ट इस रीजन में नहीं कर पा रहा, इररिस्पेक्टिव वो किसकी तरफ लाइंस है। ये नंबर 1 एक चीज है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन उसके ट्रेडिशनली इतने खराब नहीं होते थे, अब बेहतरी आई है, आइडियल नहीं है, लेकिन वो एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहता है पाकिस्तान को। मेरा नजर में ये एक दूसरी बात है। दूसरा जो पहले मैंने कहा स्ट्रेटेजिक है, दूसरा है सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स कोई मुल्क भी जाहिर है जो नेबरहुड में होगा या करीब होगा अफगानिस्तान में, वो इवन हमारे बॉर्डर पर भी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहेगा, क्योंकि ओवरऑल जब इंस्टेबिलिटी होती है वो स्पिल ओवर करती है। चाहे आप चाहें या ना, का एस्केलेशन हो जाती है, या उस बॉर्डर्स पर भी हो जाता है, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो ओपीएम हो, चाहे वेपन्स हो, या कुछ भी हो। तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा, अगर रशिया कामयाब हो जाता है, उसको स्ट्रेटेजिक गेन, उसके सिक्योरिटी कंसर्न या सिक्योरिटी गेन, उसको ये लग रहा है कि आई वुड बी अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और मुझे माना जाएगा कि मैं भी स्टेबलाइज कर सकता हूँ। एक तो वो है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी। इस वक्त रशिया को एक डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी राय साहब इसलिए चाहिए कि अमेरिका के साथ उसके मुज़ाकरात हुए फेल। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, कहा कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो तावन नहीं कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं अमन करना, खासतौर पर यूक्रेन की बात कर लें। तो एक सेंस ऑफ उसको आइसोलेशन रशिया को फेस करनी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसके पास है। रशिया ने देखे कोई बयान नहीं दिया। तो मेरी फील ये है कि इन द बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन जो थोड़ा डिस्क्रेडिट किया है डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने उसको, वो अपनी डिप्लोमेसी करके एक और एलिमेंट में एक अपने आप को रीजनल स्टेबिलिटी फैक्टर वो डालना चाहता है, एक पाकिस्तान से रेलेवेंस गेन करना चाहता है, एक वो कहता है स्पिल ओवर ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि देखिए ये वो इंडिया की कॉस्ट पर हमारे साथ मुज़ाकरात में आ रहे हैं, यानी इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फिर यहीं पर ये सवाल भी पैदा होता है कि जो मई वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान के क्लैशेस थे और जिसमें अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी पाकिस्तान को, उसके बाद दुनिया भी इंडिया को कुछ और लेंस से नहीं देख रही कि माजी के ताल्लुकात देखे रशिया, और देवर वेरी प्रो इंडिया, और बहुत करीबी ताल्लुकात उनके रहे में। इवन के ऑयल वाले मामलात जब अमेरिका बार बार कहता रहा कि भाईजान यू कांट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, तो इवन देन जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। तो ये क्या वहाँ पर भी कुछ लेंस दुनिया का चेंज हो गया हिंदुस्तान के लिए कि यार हिंदुस्तान से थोड़ी जान छुड़वाई जाए, ये एक बैगेज है अब? बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया, और मैं तो कई महीनों से ये कह रहा हूं कि इसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारा भी है। जाहिर है हमने एक पावर से हमने जंग जीती, जब पावर होती है आप अपने आप को साबित करते हैं कि आपकी कोई अहमियत है,
तो दुनिया ताकत से ही बात करती है, यानी पावर टॉक्स टू पावर। यस। और विक्ट्री की अपनी एक वैल्यू होती है जो हमने मई में अल्हम्दुलिल्लाह अर्न की हमारी। एक बात तो जब आप रेलेवेंट हो जाते हैं, अपनी विक्ट्री होती है, दुनिया के लिए इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात। दूसरा, पिछले 4-5 दहाइयों से आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान अपने आप को बहुत रेलेवेंट और स्टेबलाइजिंग फैक्टर काउंट करता था और पुलिसमैन टाइप चाहता था कि मुझे गिना जाए, खास तौर पर चाइना के मुकाबले में। अब दुनिया ने देखा है कि चाइना इतना स्ट्रांग हो गया इकोनॉमिकली कि उसको कन्फ्रंट की नहीं किया जा सकता, उसको एंगेज ही किया जा सकता है। टर्म्स अपने तय किए जा सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि चाइना को आप बुली कर देंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने करके देख लिया, आपने नोट किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेशर डाला था कि अगर ये नहीं करोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने काउंटर टैरिफ कर दिया और परवाह भी नहीं की। तो अमेरिका ने फिर रियलाइज किया अब अमेरिका चले जाएं, जिस चीज को उठाते हैं उसके नीचे तो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो सारी इकोनॉमी तो अमेरिका की इतनी ज्यादा हाथ में है चाइना के कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका ने भी ये सीख लिया है कि चाइना को इंगेज ही किया जा सकता है। एक बात। तो जब वो इंगेज करने की पोजीशन में है तो इंडिया की रेलेवेंस कम हो जाती है। जब चाइना से कोई इंगेज कर लेता है, चाइना को कन्फ्रंटेशन नहीं जाता, मुकाबले में नहीं जाता, मिलिट्री माइट नहीं हमने बढ़ाना, तो इंडिया की ऑटोमेटिकली रेलेवेंस कम हो गई क्योंकि लोगों ने इसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर गिनना ही नहीं है। तो ये वो रेलेवेंस है जो लूज हुई है और एक वैक्यूम पैदा हुआ है इस एरिया में। अगर रशिया उसको कवर करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिससे आप किस हद तक होपफुल है, किस हद तक ये टॉक्स या अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं मामला, तो क्या वाकई में रशिया के एक वो कह लीजिए कि एक कैटलिस्ट बनते हुए पाक अफगान मामला बेहतर हो जाएंगे? देखिए, जो बाकी मुल्कों की निस्बत मैं ज्यादा क्रेडिबल इसको समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हमारे दोस्त ममालिक ने कोशिश नहीं की, लेकिन रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, खास तौर पर अफगानिस्तान को। ये वाहिद मुल्क है जिसने डिप्लोमेटिकली उनको कबूल कर लिया हुआ है कि ये उनकी हुकूमत को कबूल कर लिया है। तो एक तो ये प्रेशर है उनके ऊपर, उनकी एम्बेसी है, पहली मुल्क है जिसकी एम्बेसी तो चाइना और इंडिया की भी है या हो रही है, इंडिया की बनने जा रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज जिसको कहते हैं, सफारती ताल्लुकात, वो सिर्फ इस वक्त रशिया के हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसकी न्यूसेंस कह लें या उसका इन्फ्लुएंस कह लें एज कम्पेयर टू अदर मुल्क ज्यादा है। और तुर्की और कतर की निस्बत रिलेटिवली आपने नोट किया ट्रेडिशनली उनके ज्यादा एसोसिएशन रही है। इवन बगराम बेस की बड़ी उनकी एसोसिएशन, इमोशनल अटैचमेंट रशिया की भी उतनी है जितनी अमेरिका जाहिर करना चाह रहा है। तो ये सारे फैक्टर मिलके ओवरऑल मैं यकीन नहीं कर रहा कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि इंडिया फिर उसकी एक प्राइस बढ़ा देगा, इसको एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तालिबान हो सकता है खुद यूज करना चाहें कि देखिए रशिया पर हमारा बड़ा प्रेशर डाल रहा है, हमें ये इंसेंटिव ऑफर कर रहा है, हमें ये मोटरवे, हाईवे, ट्रेन फलान ऑफर कर, तो आप क्या देंगे? तो अगर ये सिर्फ बार्गेनिंग की नजर हो गया तो शायद वो पैकेज बेहतर लेकर फिर बैकआउट कर जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि रशिया का एक बेहतर इन्फ्लुएंस है, ज्यादा डिप्लोमेटिक उसके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ज्यादा है, उसके सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि वो नेबरहुड में बैठा है, इंडिया नेबरहुड में नहीं बैठा, तो उसके स्टेक्स भी ज्यादा हैं सिक्योरिटी कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सरप्राइजिंग सी एक खबर थी कि रशिया जब स्टेप अप करता है और बोलता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात बेहतर करने में या जो बॉर्डर्स की टेंशन है वो रिड्यूस करने में 2 टॉक्स फेल होने के बाद रशिया मदद कर सकता है और हम मुआवन इसमें मददगार बनना चाहते हैं। बट हिस्ट्री देखें, अगर माजी देखें तो हिंदुस्तान और रशिया के ताल्लुकात और उसके बाद जो अफगानिस्तान और रशिया इटसेल्फ मामलात माजी के रहे हुए, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज सी खबर थी, लेकिन इसमें ये खैर का पहलू भी है जिस तरह खालिद चिश्ती साहब फरमा रहे थे। अब बात करते हैं जनाब ताहिर खान साहब से। ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी यही चंद सवालात सामने रखते हैं कि क्या ये वाकई उनके लिए भी सरप्राइजिंग था और क्या वाकई में इससे कोई फर्दर मामलात प्रोसीड होके ये टॉक्स कंक्लूड हो सकती हैं। सर, दोहा के बाद तुर्किया के बाद अब रशिया स्टेप अप करता है और ऑफर करता है कि जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात बेहतर करने में मैं अपनी मदद ऑफर करता हूँ। सर, ये खबर आपके लिए भी सरप्राइज थी या यू वर एक्सपेक्टिंग इट? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे लिए तो सरप्राइज इसलिए नहीं थी कि रूस परेशान है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो हो रहा है जी, और रूस का एक मौक़िफ़ रहा है अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स की जो मौजूदगी है। और मुझे याद है अभी जो 7वां मॉस्को फॉर्मेट हुआ था वो बयान तो थोड़ा सा नरम है, लेकिन आप अगर इससे पहले जितने भी मॉस्को फॉर्मेट की जो मीटिंग्स हुई है और पाकिस्तान उसका बड़ा एक्टिव मेंबर रहा है 2017 से, तो उसमें बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ इन ग्रुप्स के हवाले से माजी में था। तो रूस को एक तशवीश है क्योंकि रूस के तालिबान हुकूमत के साथ बड़े अच्छे मरासिम भी है। और आपको याद होगा कि इसी साल रूस पहला मुल्क बन गया जिन्होंने तालिबान को तस्लीम किया है, उनकी हुकूमत को तस्लीम किया है। पाकिस्तान के साथ रूस के बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं और
अफगानिस्तान के हवाले से दोनों का अक्सर यानी काफ़ी मौक़िफ़ एक रहा इंटरनेशनल फोरम्स पे। तो चार जो एक ग्रुप भी है 4 ममालिक का, जिसमें रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान भी है, उसमें भी दोनों का तकरीबन एक मौक़िफ़ रहा है बड़े मामलात में। पाकिस्तान थोड़ा सा खुश नहीं है जो 7वां इजलास हुआ था मॉस्को फॉर्मेट का जी। इस साल जुलाई में, क्योंकि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो माजी वालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन पाकिस्तानियों से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने तालिबान को तस्लीम किया है तो जाहिर बात है अब अफगानिस्तान एक फॉर्मल उसका मेंबर भी बन गया है। तो बहरहाल तशवीश है उनकी, वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि जो हो रहा है वो रीजन के लिए अच्छा नहीं है। रूस तो अफगानिस्तान का पड़ोसी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के जो पड़ोसी सेंट्रल एशिया मालिक है उसमें वो नहीं चाहता कि इंस्टेबिलिटी हो, और इस रीजन में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, तो वो नहीं चाहते। इस वजह से उन्होंने मीडिएशन मेरा किया ये है। सवाल इसलिए था कि सरप्राइज वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा कि हमने माजी में देखे रशिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, और अगर आज कोई भी ऐसे मामले में रशिया स्टेप अप करता है कि जो पाकिस्तान की मदद या इस खित्ते की मदद की जाए, तो वो इंडियन नैरेटिव को काउंटर करता है, उसको मानता है कि जनाब ये जो इंडिया है अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के मामलात खराब करने के पीछे, तो उस मौक़िफ़ को उसको तायद मिलती है। तो दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि क्या आपको ये शॉकिंग लगा या नहीं? आपको याद होगा कि माजी में हम एक ब्लॉक में थे और भारत तो उसके एक रूस के साथ एक माजी है ताल्लुकात की, लेकिन आपको याद होगा कि रूस को फिर एहसास हो गया था कि वो इस तरह नहीं चलता। फिर जब भारत बहुत ज़्यादा करीब हो गया था, अमेरिका के करीब हो गया था, तो फिर थोड़ी सी वहाँ भी सोच तब्दील हो गई पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान को भी ज़रूरत थी कि दोस्त बनाए। तो आपको याद होगा कि जब थोड़े से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते गए, तो कभी हमने नहीं सोचा कि रूस पाकिस्तान को फौजी हेलीकॉप्टर भी देगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान और रूस के जॉइंट एक्सरसाइज होंगे और बड़े रेगुलरली होते हैं, कभी पाकिस्तान में कभी रूस में। तो एक तब्दीली यहाँ भी ताल्लुकात की आई है, उनका बिल्कुल उनके साथ ताल्लुक है। लेकिन अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में उस तनाजुर में शायद हम ना ले तो बेहतर होगा। उनकी एक हिस्ट्री है ताल्लुकात की, हमारी तो दुश्मनी थी रूस से, क्योंकि सोवियत यूनियन के खिलाफ जब जंग और जिहाद थी तो उस वक्त तो जाहिर बात है कि हम ए ब्लॉक में थे, वो दूसरे ब्लॉक में थे। सिर्फ हमारी दुश्मनी नहीं थी, डायरेक्टली अफगानिस्तान का मामला था जिसकी वजह से हमारी इन्वॉल्वमेंट थी, तो सिर्फ हमारी दुश्मनी नहीं थी ना एट दैट टाइम। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस वक्त चूंकि पाकिस्तान खुद भी एक मुश्किल में था, जब सोवियत यूनियन ने कपाई किया था, अफगानिस्तान को कब्जा किया था, तो वहाँ पर जो जिहाद लड़ी गई है या जो जंग हुई है, जो मुजाहिमत हुई है, तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक साइड पे थी। लेकिन फिर जाहिर बात है कि कोल्ड वार ख़त्म हुआ है, अभी नए दोस्त और नए ब्लॉक्स ने बनने हैं अफगानिस्तान में। जब टॉक्स हो रहे थे 2017 में, जब मॉस्को फॉर्मेट शुरू हुआ, उससे पहले रूस और चीन और पाकिस्तान के एक सिफरीकी ग्रुप भी था और बड़ा एक्टिव था, उनका बड़ा रोल है। जो मुज़ाकरात थे कतर में अमेरिका और तालिबान के, और फिर बाद में जो प्रोसेस शुरू हुआ है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने में, तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये रहे। इस वजह से उन्होंने ऑफर किया है सालिसी का, और मैं तो उसको मुस्बत अंदाज में देखता हूं। ऑब्वियसली हम सबको मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। और किस कदर आप होपफुल हैं कि इसका कोई आउटकम भी पॉजिटिव निकल सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के मुतालबात है अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत से, और दुनिया अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मुतालबात है उनकी एक लिहाज से हिमायत करती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप मॉस्को फॉर्मेट के 7वें वाले इजलास से नहीं, आप 6ठा 5वां जितने भी इजलास हुए हैं आप उसको पढ़ लें, और उसमें वही मौक़िफ़ है अफगानिस्तान में जो मौजूदा पाकिस्तान की जो शिकायत है, खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, बिल्कुल उसी को पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ को माजी में सपोर्ट किया गया है। तो इस वजह से, इसलिए मैं मुझ पर समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि ये तलखी ना हो, ये कशीदगी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी फिर जो है ये सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद बिल्कुल भी नहीं होगी, ये फिर रीजन पे है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले जो ग्रुप से, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आप पढ़े, सब उनको रीजन के लिए भी खतरा करार देते हैं। तो लिहाजा ये इस वजह से मेरे ख्याल में रूस चाहता है कि ये वाला सिलसिला ख़त्म हो। और आप कह रहे कि क्या होगा, ये वक्त से पहले है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का माजी में यही मौक़िफ़ था कि सिरे से हर चीज़ को बायलैटरल तरीके से, दो तरफा तरीके से उनका हल निकाला जाए, लेकिन नहीं निकल रहा। तो फिर कतर भी आ गया सामने, तुर्की भी आ गया, अब रूस भी आ गया है।
ईरान की भी ख्वाहिश है, चीन की भी ख्वाहिश है कि उनका भी एक रोल हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये वाली सूरत हाल कायम रहे जो मौजूदा है। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। नारिन, ताहिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली थी। रशिया ये चाहता है, चाइना ये चाहता है, ईरान ये चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात अच्छे हों। एक टर्म्स एंड कंडीशंस वो हैं कि जो पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया उनकी तायद करती है, पूरी दुनिया कहती है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अफगानी लैंड जो है अफगानिस्तान की, वो किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यही पाकिस्तान का मुतालबा है। और इसको कौन कौन सी पावर सपोर्ट करती हैं जो अमन की दाई है दुनिया में, और कौन इसको सपोर्ट नहीं करता? अफगानिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है? एक मुल्क एट दिस मोमेंट, और उस मुल्क का नाम है हिंदुस्तान। अब इमेजिन कीजिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी डायनेमिक्स है एट दिस मोमेंट। इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कैसे मामलात रहे माजी में, और हिंदुस्तान और रशिया के मामलात कैसे रहे, और आज बज़ाहिर रशिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता हुआ दिखाई देता है। वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ज़रा पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर किसान की सूरत हाल क्या है, हालत ज़ार का लफ्ज़ है टू बी प्रिसाइज, हालत ज़ार क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं किसान की सूरत हाल या हालत ज़ार के बारे में। मुझे बताया जाता रहा बचपन से आज तक कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर गंदम के साथ क्या हुआ, उसके बाद सैलाब आया एक सूबे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बहुत तबाही मचाई सैलाब ने, ज़िम्मेदार वहाँ पर भी बहुत इफेक्ट हुआ। फिर आगे चलते जाएँ तो फिर क्रशिंग सीज़न के ऊपर भी बहुत सारे, जब शुगर मिल्स और गन्ना शुगर केन, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठे, दो कि अब क्रशिंग स्टार्ट होने वाली है या हो गई है। बट एट द सेम टाइम डीज़ल की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई। आज ही पता चलता है कि जनाब जब किसान को डीज़ल की ज़रूरत पड़ती है, डीज़ल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन? और ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आई थिंक हम बहुत कम जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन को किस कदर अभी तक इमदाद मिली है हुकूमत की जानिब से, उस पर ज़रा बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया जनाब खालिद बाट साहब ने। ज़रा ये सैलाब मुतासरीन से बहुत सारे आपके और मेरे ज़िम्मेदार बहन भाई बुरी तरह इफेक्ट हुए थे। हुकूमत की जानिब से बहुत सारे वादे किए गए थे कि कंपनसेशन मिलेगी, सर्वेज हो रहे हैं। सर, गंदम की बिजाई भी स्टार्ट हो गई, काश भी स्टार्ट हो गई, कुछ गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट मिली ज़िम्मेदारी को? जी बिल्कुल, कोई सपोर्ट नहीं मिली। सिर्फ 10,000 कुछ एरिया में 10,000 फार्मर्स को मिला है जी। और मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब और सीएम पंजाब साहबा ये कह रही थी कि हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अपने फार्मर का जो नुकसान हुआ है उसका पूरा करेंगे जी। लेकिन बदकिस्मती से आप यकीन करें कि 20,000 का ऐलान किया था। 20,000 कैसे वो आप नुकसान पूरा कर सकते हैं? हम 1 लाख रुपए की अगर मेरी कॉटन प्राइस खड़ा था या दूसरी सब्जियां या फसल खड़ी थी तो 1 लाख रुपए कम से कम हमें मिलना चाहिए था। तो गवर्नमेंट पंजाब ने कहा जी 20,000 रुपए हम देंगे पर एकड़ पे, लेकिन वो भी 10,000 कुछ इलाके में उन्होंने बांटा है, बाकी उसी तरह की सैलाब की तबाहकारियां हैं, घर गिरे हुए हैं, मुश्किलात में है। गंदम की फसल तैयार करनी थी वो तैयार नहीं कर पा रहे, तो जैसे हमारी गन्ने की फसल है वो बारिशें और सैलाब की वजह से गिर गई है। तो मुख्तलिफ तरीके से किसान मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो है वो सैलाब के नुकसानात का कोई इजाला गवर्नमेंट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। खालिद भाई, आपने गन्ने की बात की, क्रशिंग का सीजन चले, अब तो स्टार्ट होने वाली है क्रशिंग, लेकिन उसमें भी सुना जिम्मेदार को काफी मार पड़ी। जी देखें, अभी तक कल हमने 11 नवंबर को लाहौर प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाया था कि अगर आपने नहीं किया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इन्होंने 11 नवंबर को एक नोटिफिकेशन किया कि 15 नवंबर को तमाम शुगर मिलें चलेंगी। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि शुगर मिलें तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को कैसे डिक्टेट कर सकती है, तो लिहाजा वो 5 शुगर मिलें चली, बाकी जो 41 थी उसी तरह बंद रही। और कुछ शुगर मिल ने ऐसा किया कि एक गन्ने की ट्राली बाहर खड़ी की, फोटो सेशन करवाया और उसके बाद उसका गेट बंद कर दिया। तो इस टाइम 5 शुगर मिलें चली हैं पंजाब में। रहीम यार खान डिवीजन की पूरी जिले की पूरी शुगर बंद है, मुल्तान डिवीजन पूरा बंद है, कसूर पूरा बंद है, कुछ फैसलाबाद में 1-2 शुगर मिलें चली हैं और सरगोदा और गुजरावाला में 1 शुगर मिल है। बाकी तमाम शुगर मिलें इस टाइम तक बंद है, कोई शुगर मिल नहीं चली, सिर्फ 5 शुगर मिलें चली हैं, बाकी नहीं चली। और देखें कि 1 नवंबर से शुगर मिलों को चलना था। आपको पता है कि चीनी एक इस टाइम मैं कोयटा में हूँ 230 रुपए केजी इस टाइम मिल रही है, 230 रुपए। अगर
गवर्नमेंट हमारे साथ बैठती, हम गवर्नमेंट को बताते कि साल फसलें हमारी बहुत अच्छी थी, बारिशें बहुत हुई हैं, तो गन्ने में रस मौजूद है, अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट कराना चाहते तो करवा लें, तो 1 नवंबर से पहले आप स्टार्ट कर लेते तो आज वही चीनी गरीब लोगों को 180 रुपए, 170 रुपए, 175 रुपए मिल रही होती। अच्छा खालिद भाई, आज जो हम दो एक बात तो बताएं प्लीज। हम जब देखते हैं ना जी हर जी साल की तबाही मचती है, कभी गंदम का क्राइसिस आता है पंजाब में, पाकिस्तान में, कभी गन्ने का आता है। यार आप लोग बाकी जिम्मेदारों को गाइड क्यों नहीं करते कि और भी बहुत सारी फसलें हैं, हमें इन फसलों के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। गन्ने के सीजन में सिर्फ गन्ना ही क्यों, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं, जिनके रेट्स भी बहुत सारे हैं। जिम्मेदार क्यों ब्लैकमेल होता है इनके हाथों हर साल? जी साकिब भाई, पिछली दफा ना हमने क्या किया कि गंदम हमारी रेट नहीं मिला तो हमने ना आलू की फसल काश्त और प्याज काश्त कर लिया था ज्यादा जी। और हमने सोचा था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्याज को भेजेंगे और अपना पैसा कमाएंगे। अलग हुआ है कि खड्डे मार के प्याज को दफन किया गया, क्योंकि प्याज इतना ज्यादा हमने काश्त कर लिया कि प्याज का रेट ही नहीं मिला। और इस साल अभी आप देखेंगे कि हमने सबसे ज्यादा इस साल आलू की फसल काश्त हुई है। अगर आलू हम मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को दे दें, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर दे, तो हम डॉलर भी ला सकते हैं और मेरे फार्मर्स को फायदा भी हो सकता है। अब देखो भावलपुर डिवीजन है, उसमें 2 ही फसल काश्त होती है, या गंदम होती है या कॉटन होती है। अब कॉटन का ये हाल है कि आज से 5 साल पहले कॉटन 10,000 रुपए मन रेट था और आज जो रेट है वो 7,000 रुपए मन है। आप बिजली का रेट देख लें, खाद का रेट देख लें, जैसे आपने फरमाया डीजल का, जैसे हमारी गंदम की काश्त का टाइम आया है तो डीजल 6 रुपए महंगा हो गया, तो हमारी फसलों का रेट हर साल नीचे गिरता गया और जिससे हमारी फसलें की पैदावार करते हैं, जिसमें खाद है, डीजल है, हर चीज जो है ना वो महंगी से महंगी होती गई। लेकिन एक सिर्फ किसान था कि फसल का हर साल रेट कम होता गया और मुश्किलात में किसान, आप यकीन करें कि 2-2, 3-3 साल हो गए जिन किसानों ने अपनी बेटियों की शादी करनी थी, उनके लिए जहेज का पैसा नहीं है, जिसने अपने बच्चों की स्टडी करवानी थी उनके पास वसाइल नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर तमाम मीडिया गांव में जाए, गवर्नमेंट को भी साथ ले जाए और लोगों को जाके दुख देखो, यकीन करो जो इस टाइम गाँव में है, जो किसान बहुत मुश्किल हालात है। खालिद भाई, मीडिया के पास और बहुत कुछ करने को ना, कि आपके और मेरे मसाइल के ऊपर सिर्फ मीडिया क्यों बात करेगा। आज रात देख लीजिएगा कितने न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने उठाकर ये इसके ऊपर, गन्ने वाले इशू के ऊपर या डीजल महंगे होने के ऊपर बात की होगी। हम बहुत मसरूफ़ हैं। एनीवेज, आपका बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हैं कि जो आम आदमी के इशूज़ हैं, मेरे और आपके मसाइल हैं। मैं सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान के बाकी सूबों की भी बात करें तो यार ज़राअत आम आदमी का ज़रिया मुआश है। ख़ानदानों के ख़ानदान डिपेंडेंट है भाई इस प्रोफेशन पे। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है, हमारी हुकूमतें जो हैं वो इतनी नाइव कैसे बिहेव करती हैं, क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती कि यही गंदम आप इंपोर्ट करते हो। और यार मेरी प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, बेहतरीन गंदम हम प्रोड्यूस करते हैं, चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कितना कितना गवर्नमेंट उसमें कोऑपरेट करती है किसान के साथ। गंदम, ये भी खालिद साहब बता रहे थे 230 रुपये के करीब चले, वो कीमत चीनी की पहुँची पड़ी है। तो भाई गन्ना आपके पास वाफर पड़ा हुआ है, क्रशिंग टाइम से स्टार्ट कर दो ना भाई। लेकिन फिर पता नहीं बैक एंड पे क्या क्या चल रहा होता है, कौन कौन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बंदा बात भी करे तो क्या करे। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।